अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स। अदबी पब्लिकेशंस की जानिब से अदबी ऑडियो बुक्स नावल चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। आज आमना ख़ान के नावल हबूत का पार्ट नंबर 4 एपिसोड नंबर 4 के पार्ट 3 को आपके लिए लेकर आई हूँ। तो जल्दी से चलते हैं नावल की जानिब, लेकिन इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपना कमेंट में फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। अब आते हैं नावल की जानिब। अगली सुबह फ्लाइट MH370 से 7 दिन कबल 1 मार्च 2014 बांगसार में बने उस बंगले का सहन सुबह सवेर की रोशनियों में खिल रहा था। आज हफ्ता था, मानी के हर काम काज करते मजदूर की हफ्तावार ईद का पहला दिन। लिविंग रूम खाली था, किचन में चूल्हे बुझे हुए थे और टीवी पर तारीकी नशर हो रही थी। अकायर ने घर का अकबी दरवाजा हाथ में पकड़ी चाबी से खोला और अंदर दाखिल हुआ। उसने गहरी नीले रंग की ड्राई फिट शर्ट पहनी थी, साथ ही काली स्वीट पैंट्स, स्याह बाल बिखरे हुए से सुर्ख पड़ते माथे पर गिरे थे और हाथ में लोहे की बोतल थी जिसका ढक्कन हटा था। हाँफते हुए मर्द की गर्दन में काले हेडफोन भी अटके थे। वो लाउंज रूम में आया और गले में फंसे हेडफोन निकाल कर सोफे पर डाले। उसका चेहरा पसीने में तमतमा रहा था, ऐसा लगता था वो मॉर्निंग जॉगिंग से आया हो। साथ पड़ा तौलिया उठाकर गाल पर थपथपाया और पानी की एक बोतल से एक और सिप लिया। लाउंज में लगी घड़ी ने 1 घंटा पूरा होने की मखसूस आवाज़ निकाली तो उसने सर मोड़कर ऊपर देखा। 8 बज रहे थे। ना चाहते हुए भी उसकी गर्दन सामने बने करमजी रंग के दरवाजे को देखने के लिए घूम गई। नाराज किया, वो एक और सांस भरकर रह गया। हाथ में पकड़ी बोतल होंठों पर उल्टा ली और सारा पानी चट किया। अगले लम्हे खाली बोतल काउंटर पर रखकर उसने तौलिए से अपने गीले बालों को रगड़ना शुरू किया। अभी वो सर धड़ से जुदा करने ही वाला था कि साथ रखा लैंडलाइन फोन गूंज उठा। वो ठहर गया और सफ़ेद PTCL के फ़ोन को देखा, फिर वापस बंद दरवाजे को। वो फ़ोन था आम, लेकिन वो कभी उसे अपने ज़ाती इस्तेमाल में नहीं लाया था। ज़्यादातर कॉल्स गजार या जबिया की ही होती थी, इसलिए वो उठाने से भी गुरेज करता था। फ़ोन बज कर थक गया तो लाउंज में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। अब नीली शर्ट पहना मर्द तौलिए गले में डाले अपने कमरे तक जाने की तैयारी कर रहा था। उसे नहाना था और उसके बाद लंबे वाला सोना था। उसने एक कदम आगे बढ़ाया ही था कि फ़ोन ने दोबारा सदाएं बुलंद की। वो झंझलाकर रुका और जबिया के कमरे को देखा। उठ जा बीबी। जब अगले 5 सेकंड दरवाज़ा नहीं खुला और घंटियां बंद नहीं हुई तो मालिक मकान जबरन करीब आया और रिसीवर कान पर लगाया। अब तक उसका मुंह बिगड़ चुका था, उसका कोई इरादा नहीं था गजार का कोई क्यूटी स्वीटी पैगाम उसकी बेगम तक पहुंचाने का। हद होती है। क्या ये गजार अहमद की रिहाइश का है? रिसीवर के पास किसी मर्द ने सवाल उठाया। उसके पीछे होती हलचल सुनी जा सकती थी। अकाई ने 2 उंगलियों से माथा मसला। अलिस्टर ज़मोरा बट्टिया। वो इसलाह करने से खुद को रोक नहीं पाया। सुबह बखैर, मैं पेट्रोनास का HR मैनेजर हतार अजीज़ बात कर रहा हूँ। हम पिछले कुछ दिनों से हमारे चीफ जियोलॉजिस्ट गजार अहमद से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका फ़ोन बंद आ रहा है। मुझे उम्मीद है कि मैं दखल अंदाजी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं उनकी खैरियत दरियाफ्त करना चाहता हूँ था। अकार के दिमाग में 2 बल्ब जले और स्याह भवें तन गई। उसके होंठ कुछ कहने को खुले, लेकिन अल्फाज ना थे। क्या मतलब? गजार उनसे राब्ते में नहीं था? वो तो बिजनेस ट्रिप पर नहीं गया था। उसकी खामोशी भांप कर हतार नामी मर्द ने अपनी बात जारी रखी। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो मुमकिन हसूल कब तक होंगे, या उनकी गैर हाजिरी की कोई ख़ास वजह? हमारे लिए ये मेक श्योर करना ज़रूरी है कि हमारे मुलाजमीन महफूज हों और हम उनके काम की जिम्मेदारियों के बारे में भी फिक्रमंद हैं। फ़ोन थामे मर्द ने सर तीछा किया। लब अध खुले थे, उसका दिमाग उस वक्त 120 की रफ्तार से दौड़ रहा था। कुछ हुआ था, लेकिन वो नहीं जो उसे बताया गया था। हेलो। खजार बीमार है, वक्फा लेते उसने बंद कमरे की तरफ देखा। आंखों में तमस्कर था। बहुत बीमार। ओह नो। हतार अजीज का दिल तो दुख गया था। अकायर को ताजुब हुआ कि ऐसे लोग भी थे दुनिया में जो उसके किराएदार को भले अल्फाज में याद रखते थे। वो घर पर हैं या किसी हॉस्पिटल? हमारी टीम उनसे मिलने आना चाहेगी। मेरा मशवरा है कि आप अपना खर्चा बचाएं। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि दर्दमश ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है। अगर आपकी टीम के किसी फर्द को चिमट गया तो पूरा सेक्टर बंद करना पड़ेगा। आखिर में वो मुस्कुराया। डोंट यू अग्री? जी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं सबकी तरफ से फूल भिजवा दूंगा। हम कंपनी डिनर पर उनकी सेहतयाबी की दुआ भी करेंगे। किसी भी किस्म की मदद चाहिए हो तो आप हमें अपना बता सकते हैं मिस्टर ज़मूरा। गजार अहमद का बेस्ट फ्रेंड, ये तो उसने अपना जनाजा पढ़ा था। ओके मिस्टर ज़मूरा, हमें याद रखिएगा। ये भी कोई कहने वाली बात है? वो अभी से भूल चुका था उस बंदे का नाम हतार था या अथर। कॉल कट हुई तो आकार ने रिसीवर वापस फ़ोन पर सजा दिया। उसकी हरकत सुस्त थी और सुरमई आंखें किसी नवारिश जज्बे से नहा हुई।
नहाई हुई वो कदम कदम चलता लाउंज रूम में बनी केसमेंट खिड़की तक गया था। सूरज की नरम पीली शुआएं उसकी गुलाबी रंगत पर आकर तमाम हुई तो उसने सर मोड़ कर घर की पार्किंग की जानिब देखा। उसकी अपनी सियाह टोयोटा अवांसा के बराबर गजार की सब्ज रंगी जीप खड़ी थी, साथ ही नई आई सफ़ेद होंडा सिटी थी। उसने होंठ पीस कर उसे देखा। जबिया को एक और गाड़ी क्यों चाहिए थी? वो अब तक तो गजार की इस्तेमाल करती आई थी। गले में डाला तौलिया ऊपर उठाकर अपने गाल पर रगड़ा। नजरों में अब भी तफ्तीश थी। ना कोई कॉल्स ना कोई मैसेजेस। उसे पहले ही कुछ गड़बड़ लगा था। वो पहली बार नहीं था जब गजार घर से दूर किसी ट्रिप पर गया था, लेकिन उसकी हर बार कड़ी निगरानी रहती थी अपनी बेगम पर। वो मुसलसल कॉल्स करता रहता था, कभी वीडियो कभी ऑडियो, कभी बहाने से अपने किसी दोस्त को घर पर भेज देता जो उसे बाद में सारी खबरें देता। जबिया ये सब नहीं समझती थी, लेकिन आकार पागल नहीं था। इस बार मुख्तलिफ था। उसने गजार को आखिरी बार मंगल को काम पर जाते देखा था। उसके बाद वो उस रात खुद भी घर नहीं आया था। अगले रोज उसे जबिया ने कहा था कि वो ट्रिप पर चला गया। और क्या कहा था उस लड़की ने? अकायर ने आंखें बंद करके उसे याद करना चाहा, जब ही उसे धचका लगा था। अलमारी अलमारी गायब थी। वो वापस घुमा और लाउंज रूम में आया। अब कि उसकी चाल पुरज़म थी। सफ़ेद और सब सोफा सेट अपनी जगह पर था। करमजी कालीन भी धुला धुला था। टीवी दीवार में नस्ब था और छत से लटकता शीशे का झाड़ बुझा हुआ था। गायब थी तो अलमारी। वो उस खाली जगह तक वापस आया जहाँ 4 दिन पहले तक लंगड़ी अलमारी झूला करती थी। भारी लकड़ी और पक्के शीशे वाली उस 7 फुट की अलमारी को जबिया ने अकेले उठाया कैसे? अब वहां एक गुलदान रखा था जिसमें निकली गुलाबों की सुर्खी आया थी। अकायर ने गुलदान बासानी दूर रखा और जमीन पर झुका। उसके वजन तले लकड़ी के तख्ते चिड़चिड़ाए। वह सर मोड़े कुछ देख रहा था, कुछ ढूंढ रहा था। यहाँ सब साफ था। वो उठने ही लगा था जब उसकी आंखों के किनारे में कोई चीज चमकी। डिवाइडर कैबिनेट के नीचे उमटती वो छोटी सी चमक काफी थी अकायर जमूरा की तवज्जो हासिल करने के लिए। वो नीचे झुका और लंबी उंगलियां कैबिनेट के नीचे बनते अंधेरे की तरफ बढ़ाईं। जब उसने हाथ बाहर निकाला तो उसकी उंगलियों के दरमियान एक छोटी सी लाल और नकरई चीज कैद थी। उसने सर तिरछा किया। बाजार का लाइटर। वो अपने आप से बुड़बुड़ाया। अचानक ही दिमाग ने एक फिल्म चलाने की पेशकश की। वो कुछ और सोच भी ना पाया। माजूर अलमारी वाले लतीफ़े के बाद अकायर ने पहली बार उसका चेहरा गौर से देखा था। तुम्हारे मुंह पर क्या हुआ? उसने सवाल उठाया। जबिया ने ठठक कर उंगलियां अपने होंठों की लाल हुई जिल्द पर लगाई। स्ट्रेटनर से जल गया। अकायर हंसकर चुप हो गया था, लेकिन अब वो जान गया था घाव घाव बेदहानी में नहीं मिला था, वो तो वार था, जाना माना। उसने लाइटर को अपनी मुट्ठी में कब्ज कर लिया। लिप्स आर सील्ड। 1 मार्च को बेदार होते ही जबिया ने सबसे पहले खुद को शावर के नीचे झोंक दिया। 5 दिनों में पहली बार उसे सुकून की नींद आई थी। ऐसी नींद जिसमें हर 5 मिनट बाद उसे करवट लेकर लाश को देखना नहीं पड़ा था, बाहर चलती बुझती गाड़ी को घूरना नहीं पड़ता था, ये सोच कर कि कहीं पुलिस ना उसे खोज लिया हो। पुलिस ने उसे खोज ना लिया हो। लाश को ठिकाने लगाकर उसकी वापसी फजर के करीब हुई थी। उस वक्त घर में सन्नाटा था और अकायर शुक्र खुदा का सोया हुआ था। वो बेआवाज कदमों से अपने कमरे में कैद हो गई और चंद लम्हात सिर्फ कांपते रही थी। उसके कपड़े जंगल की खाद और धूल में अट चुके थे और हाथ बेलचा चला चला कर लाल पड़ चुके थे। वो सिर्फ 2 घंटे ही सो पाई थी क्योंकि उसे जल्दी उठकर एक बहुत अहम काम अंजाम देना था। उसे अपना पासपोर्ट बनवाना था और यही था उसके फरार के मंसूबे का आखिरी और सबसे बड़ा इक़दाम। शॉवर से निकलकर उसने ब्लू ड्रायर कट सॉकेट में लगाया और मशीन को अपने सर के ऊपर पकड़ा। आज उसने हल्के गुलाबी पोल्का डॉट शर्ट पहनी थी, साथ ही घेर वाली शलवार। जूं जूं की आवाज़ के साथ गर्म हवा के भपके उसके गीले बाल सुखा रहे थे। वो शीशे के सामने खड़ी हुई और अपनी कमज़ोर लेकिन सुथरी सूरत को देखते एक मुतमईन सांस खारिज की। बाल सूख गए तो स्याह लटे कतरा कर उसके गालों पर चिपक गई। वह नरमी से मुस्कुरा दी और दराज में से अपनी चीज़ें इकट्ठी करने लगी। शनाख्ती कार्ड, पुराने पासपोर्ट की कॉपी, पासपोर्ट साइज तस्वीर और दीगर ज़रूरी दस्तावेजात। वो वाकई हल्का महसूस कर रही थी। क्या वो मुकम्मल तरह से इंसानियत भूल चुकी थी? क्या अब वो सिर्फ एक गोश्त का मुजस्मा थी? उसे तो ये सवालात भी अब तकलीफ नहीं दे रहे थे। अच्छा या बुरा मालूम नहीं, लेकिन जबिया यमीन बदल गई थी। तैयारी मुकम्मल करके उसने गुलाबी शिफॉन का दुपट्टा अपने सर पर डाला ही था कि उसे कुछ याद आया। जामनी फ्लिप फोन खोल कर उसने रीटा का नंबर लगाया तो वह सीधा सूती मेल में तब्दील हो गया। आज उसने फोन होंठों के करीब पकड़ा और फाइल का बटन लगाते बोलना शुरू किया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया रीटा, पिकनिक पर बहुत मजा आया। आज तुम्हारी कार घर पर छोड़कर चाबी गार्ड को दे दूंगी। भेजकर उसने दुपट्टा दुरुस्त किया और सारे कागजात अपनी स्लिंग बैग में मुंतकिल किए। उसके बाद वो कमरे की अलमारी तक आई और दीवार पर बने कलाबी से चाबी उतारी। एक सांस भरते उसने अलमारी के पट खोले तो लकड़ी बोल उठी। सामने उसके कपड़े तहे हुए थे और गजार के हैंगर में लटके थे। वह नजरअंदाज करते आगे झुकी और अपने कपड़ों की गड्डी बाहर निकाली। अब अंदर काफी जगह खाली थी। छन छन करती चाबी को थामे वो आगे बढ़ी और अलमारी की दीवार पर अपनी उंगलियां रगड़ी। किसी अनजान आदमी को यही लगना था कि वो दीवार थी, लेकिन जबिया जानती थी वो दीवार नहीं, दरवाज़ा था। उसके खजाने का दरवाज़ा।
नन्हा सुराख मिल गया तो वो उछक कर आगे हुई और चाबी अंदर लगाई, तिजोरी खुल गई। सामने बाजार का बटवा था और चंद बहुत अहम कागजात जो वो अपने आप से भी छुपा कर रखता था, जैसे घर के पेपर्स और गाड़ी का इंश्योरेंस सर्टिफिकेट। उसने तनसन सर हिलाया और वो सब परे हटाया था। उसके पीछे छुपा मंजर, उसकी आंखों में जो चमक लाया था, वो किसी चांद सूरज के मुतरादिफ नहीं थी। मालाई रंगत के नोटों के पलंदे सजे हुए रखे थे, काले रबर बैंड से कैद सोरंगट के सुल्तानी रंगे नोट उसकी पहुंच से बस एक फूंक के फासले पर थे। सबिया ने मुस्कुराहट दबाते खुद को काबू करना चाहा। वो पैसे की भूखी नहीं थी, लेकिन वो बेजिगर जरूर हो गई थी और इस जहन्नुम से निकलने के लिए हर कुछ करने को तैयार थी। वो आगे झुके और 100 की गड्डी में से 10 के करीब नोट बाहर निकाले। बाकी गड्डियां 50 और 10 की थीं। उसने उनमें से भी थोड़ी थोड़ी रकम निकाल कर अपने पर्स में भर ली। उसके अपने पैसे भी उसने बैंक में रखे थे, लेकिन वो गजार की मालो दौलत के मुकाबले रत्ती बराबर भी ना थे। जियोलॉजिस्ट के बाकी फंड्स उसके बैंक में थे। जबिया को उन्हें भी निकलवाना था, लेकिन इसकी तदाबीर वो बाद में जोड़ेगी। शायद अकायर मेरी मदद कर सके, वो बिजनेस कंसल्टेंट है। उसने पलंग के पीछे नीचे से अपनी चप्पलें निकालते सोचा था। बिजनेस कंसल्टेंट है, मर्डर कंसल्टेंट नहीं। दिमाग ने उसे टोका तो वो मुंह बसूर कर रह गई। कभी जो ये वक्त पर काम आ जाए, उसने पैरों पर पलटते खुद से कलाम किया। पतराजाया में वाक़ मलाइशियाई महकमा हजरत का ऑफिस हफ्ते को सुबह 8 से दोपहर 12 तक खुलता था और उसे पहले ही 10 बज चुके थे। रीटा की गाड़ी उसने अभी वापस नहीं की थी। इरादा ये था कि सारा काम करवा कर वो गाड़ी को अच्छा सा कार वॉश देगी, ज़ाहिरन मरहूम गजार के पैसों का, और एक अलविदाई तोहफे के साथ उसे रीटा के घर छोड़ाएगी। उसका अपनी सहेली से मिलने का कोई इरादा नहीं था, अल्लाह बचाए पुराने दोस्त अहबाब से। जबिया ने गाड़ी का हैंडल खोलते एक पल सोचा था वो क्या बन गई थी, अजीब, आदम बेजार और एहसान फरामोश। ऐसा तो कोई और नहीं था। उफ, कमबख्त पायलट। उसने इमिग्रेशन ऑफिस के अंदर कदम रखा था, वो नानी जी का घर मालूम हुआ। सारी मेज साथ मिलाकर वहाँ ऑफिसर्स बड़ी एलईडी पर चलते फुटबॉल के खेल में मशगूल थे। जबिया को नफरत हुई मर्द साथ से। क्यों मुशक्कत करती थी हुकूमत हफ्ते को दफ्तर खोलने की, जब उसने चीखें और शोर शराबा ही सुनना था। अब वो कहाँ से कोई पढ़ा लिखा मर्द ढूंढे उसका मामला समझने के लिए। वो झिझकती हुई उधर खड़ी हो गई और आसपास नजरें दौड़ाई। लोग काम भी कर रहे थे, घंटियां भी बज रही थी और कदमों की चाप भी हर जगह थी, लेकिन इस फारिग हुजूम को देखकर उसकी उम्मीदों का झाग एक पल में बैठ गया। शायद उसे पैर तक रुक जाना चाहिए था, बल्कि नहीं, वक्त नहीं था उसके पास। जो होना था अभी होना था। उसने मजबूती से अपने शाने कड़ाए और कदम कदम चलते किनारे वाली मेज तक गई, जहां उसी का हम उम्र एक मर्द मुस्कुराता हुआ स्क्रीन देख रहा था। बाल बिखरे हुए थे और नीली ड्रेस शर्ट का कॉलर खुला था। वो उसके ऐन सामने खड़ी हुई। सलाम आपा अखबार, उसने मुस्कुराते हुए पूछा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? घनी पलकों वाले मर्द ने सर उठाकर उसे देखा, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। सलामत जागी पागी, वो रूखा सा बोला। सुबह खैर, मैं पासपोर्ट के सिलसिले में यहाँ आई थी। वो अभी मुस्कुराते हुए बोली। या अल्लाह, इसका मीटर शॉर्ट ना हो। नंबर लेकर वेटिंग में बैठ जाएं, उसने टीवी को देखते हुए कहा और आंख में बराबर बैठे मर्द से हंसकर ताली मारी। किसी ने गोल किया था। जबिया ने नाक से सांस अंदर खींची। या अल्लाह, इसका नहीं, मेरा मीटर शॉर्ट ना हो। सर अर्जेंट है, थोड़ा ताउन कर लें प्लीज। उसने अपनी मासूम तरीन शक्ल बनाई। पिघल जा बदबख्त। लो जी, एक और इमरजेंसी। वो मुस्कुराता हुआ अपने साथी से मतवजे हुआ था। अब दो तीन और ऑफिसर्स उसे देख रहे थे। नीली ड्रेस शर्ट वाला उसकी तरफ मुड़ा। हम आप तक आते हैं, थोड़ा सुकून रखें, ऑफिस मसरूफ है। किस में? मैसी के गोल काउंट करने में। वो बिना रुके बोले। गई तो ड्रेस शर्ट वाले के अब्रू गुस्से से तने। आसपास खड़े मर्द भी मतवजे हो गए। कुछ ने तो महजूज से मुस्कुराहटें दबाई। वो आगे झुका और बहुत तहम्मुल से सांस भरी। देखिए, गोल। आसपास सब चिल्लाए, कुछ ने सीटियां भी बजाईं। अब के मर्द ने हाथ उठा दिए। देखिए प्लीज। वो आगे झुकी और मिस्कीन सी शक्ल बनाई। मुझे वाकई अर्जेंट ये काम करवाना है, मेरा पासपोर्ट फट गया, मुझे नया बनवाना है जितनी जल्दी हो सके। इस बार उस आदमी ने उसे भरपूर गौर से देखा, फिर हथेलियां ठोड़ी के नीचे जमाते वो कमीनी मुस्कुराहट के साथ बोला। और ये दुर्घटना हुई कैसे? आपकी उम्र तो नहीं पासपोर्ट से खेलने या उसे फाड़ने की। जबिया ने उसकी शक्ल देखी। कौन था ये मर्द, और सारे मर्द ऐसे ही क्यों मिलते थे? हादसा हो गया था, उसने सोच समझ कर जवाब दिया। आपने पासपोर्ट संभाल कर क्यों नहीं रखा? वोल्टा उसे कोसने लगा। ये उसका गेम खराब करने की सजा थी। वाह, जबिया बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं थी। वो क्या है ना। वो बहुत तहम्मुल से मुस्कुराई। मुझे पता नहीं था, नया पासपोर्ट बनवाने के लिए मेरा ऐसे। आदमी को देखते उसने निगाह में बेचार की जमाई। ऐसे लोगों से पाला पड़ेगा, वरना मैं ये कभी ना होने देती। आसपास कुछ लोग हंस दिए। जबिया की भवें तन गई, लेकिन वो चुप रही। पहले ही उसने काफी पटर पटर जबान चला ली थी, और बोलती तो उसे उठाकर बाहर फेंक दिया जाता। नीली ड्रेस शर्ट वाला उसकी तरफ रागिब हुआ, लेकिन इससे पहले वो कुछ कहता जबिया बेचारी सी शक्ल बनाकर आगे झुकी। हम तन्हाई में बात कर सकते हैं, मैं आपको अपना मसला समझा दूंगी।
पहले वो थोड़ा मशकूक हुआ नजर आया, फिर सर हिलाते खड़ा हो गया, हाथ से आगे चलने का इशारा किया और मेन हॉल के किनारे बने ऑफिस का दरवाजा खोला। ऑफिस छोटा था और दीवारें नीली, कागजात और रिपोर्ट्स के पलंदे हर जगह सजे थे और एक फ्रेम की सूरत दीवार पर मालाई महकमा हुजरत का लोगो नस्ब था। कमरे में 2 कुर्सियां थी, मेज के दोनों तरफ। जबिया ने सोचा, कोई यहाँ पर सांस भी कैसे लेता होगा, जैसे कोई लाश के साथ 72 घंटे सांस ले सकता है। दिमाग ने जवाब दिया, बैठिए। मर्द ने नरमी से कहा। जबिया ने शुक्रिया कहकर कुर्सी संभाली और उसके दूसरी तरफ आने का इंतजार किया। अब कहिए, क्या मसला है? और मैं बताता चलूं कि मैं अपना गेम छोड़कर आपके सामने बैठा हूँ। प्लीज मेक इट वर्थ माई वाइल। बातें सुनो इसकी, जबिया ने दिल में सोचा। सर, मेरे पासपोर्ट के साथ मसला हो गया, मुझे नया बनवाना है। मेरी फ़्लाइट है अगले हफ्ते बीजिंग की। वो फ़्लाइट जिसकी बुकिंग भी उसने घर लौट कर करनी थी। अब अपनी डेस्क पर कुछ कागजात टटोल रहा था, फिर उसने एक फॉर्म उसके आगे रखा। इसे पुर करें, आपकी तस्वीर, शनाख्ती कार्ड वगैरह भी चाहिए होगा। जबिया को थोड़ा सुकून मिला और वो सर हिलाकर फॉर्म जांचने लगी। आदमी ने बॉल पॉइंट उसकी जानिब बढ़ाया तो उसने थाम कर अंगूठे से उसका क्लिक कर दबाया। फॉर्म में उसकी ज़ाती मालूमात और पिछले पासपोर्ट के हवाले से चंद सवालात थे जो वो पुर करने लगी। सामने बैठा मर्द उसे देख रहा था। जबिया ने फॉर्म भर दिया तो उसने उससे लेते कागजात एक तरफ रखे। नॉर्मल ये अर्जेंट, मुकर्ररा वक्त 2 से 6 हफ्ते हैं, और अर्जेंट अर्जेंट मुझे अर्जेंट चाहिए। मैं ज़्यादा फीस देने के लिए तैयार हूँ। वो तेज़ी से बोली तो वो एक लम्हे को रुका, फिर सर हिलाया। 1 हफ्ते के अंदर? 3 दिन, वो अटल अंदाज में बोली। 3 दिन में चाहिए। ओके, करीबी बैंक में जाकर आपकी रकम जमा करवा दे, वहाँ से आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा। कीप इट सेफ, 3 दिन बाद अपने साथ लेकर आइएगा। सबिया मुस्कुरा दी। वो इतना खुश थी, अगर वो रूम रह जाती तो इस बंदे ने उठकर भाग जाना था। थैंक यू सो मच। वो दफ्तर जैसे बाहर आई तो दिन चढ़ा हुआ था, गर्म सूरज झुलस रहा था और ज़मीन तप रही थी। उसने एक पुरसुकून मुस्कुराहट के साथ सर पीछे गिराया तो गुलाबी शेफून का दुपट्टा उसके बालों से फिसल गया। जबिया यमीन ने एक लंबी सांस अंदर खींची और फिर बाहर छोड़ी। वो पहली बार जिंदगी में हाजिर थी, जिंदा थी। चेहरा नीचे करते उसे माथे पर हाथ रखा ताकि धूप आंखों में ना पड़े। कदम आगे बढ़ाने के लिए हवा में बुलंद किए तो वो रुक गई। दफ्तर के किनारे क्यारियों के साथ एक सीवरेज लाइन बह रही थी। उसे काली जालियों से बंद किया था और नीचे गदला पानी लहरें बना रहा था। वो खामोशी से उस तक चलती आई। उसके आसपास रोड पर गाड़ियां दौड़ रही थी। ठेले वाले अपनी फल सब्जियां बेच रहे थे। घने दरख्त गर्म हवा के साए में झूल रहे थे, यहाँ से वहां और वापस वहां से यहाँ। सीमेंट की पटड़ी पर खड़े होते उसने नीचे बहते पानी को देखा। उसकी उंगलियों ने हरकत की और एक हाथ की उंगली ने दूसरे हाथ की चौथी उंगली को छुआ। वहां चमकती सोने की अंगूठी 5 साल से वहीं थी। कुछ सोचकर उसकी हरकत सुस्त हुई, लेकिन दिमाग ने एक आखिरी ठोकर लगाई। करो। और बस। उसने उंगली से वो जेवर बाहर निकाला और बगैर देखे काली जालियों के दरमियान उछाल दिया। नन्ही अंगूठी पानी के जोर पर आगे बह गई, उसकी पहुंच और ख्यालात से कोसों दूर। वो पीछे मुड़ी और की फोक पर बटन दबाया। सारे राब्ते मुनक़ता हो गए। वो दो टोक अंदाज में चलकर सड़क के किनारे खड़ी गाड़ी तक गई। अंदर बैठते उसने बेल्ट किसी और अपना बैग बराबर वाली निशिस पर डाल दिया। दोपहर का वक्त था और वो चहकती सड़कों से गाड़ी गुजार रही थी। हरकत मामून थी और भूरी आंखों में अनदेखी थकन। कौन कहता है कि फरार आसान है? सिग्नल पर बत्ती लाल टिमटिमाई तो उसने पैर से ब्रेक दबाए। स्टीयरिंग व्हील पर धरी उसकी उंगलियों में आज आराम था। अब उसने किसी मॉल में रुककर रीटा के लिए कोई गिफ्ट पसंद करना था। वह सोच ही रही थी कि अचानक अपने बराबर वाली गाड़ी से हंसी और कह कहूँ की आवाज़ें सुनते सर मोड़ा। ऊंची स्याह रंग की जीप में भरपूर तरीके से तैयार कई लोग बैठे थे। चमक दमक के मलबूसात से बेतन किए हुए लड़की औरतें और लड़कियां और उनके साथ रस्मी मलाई पोशाक पहने मर्द, वो सब खुश और पुरजोश लगते थे। जबिया 2 पल में समझ चुकी थी कि वह किसी शादी की गाड़ी थी। मेहंदी से सुर्ख रंगे हाथ, कीमती जेवर और चमकीले सूट देखते उसे एक जमाना शिद्दत से याद आया। दिमाग के पर्दे लहराए और गुजरे वक्तों की तमन्ना हवा के सर्द झोंके की माने उसे झंझोड़ गई। मोती की खुशबू उसका जिस्म का जरा जरा छू गुजरी। चेहरा मोड़ते उसने इनकार किया। माजी पीछे था और मुस्तकबिल आगे। वो और नहीं सोच सकती थी, लेकिन बारातियों की खुशबाश हंसी की आवाज़ उसे बहरा कर रही थी। विंडशील्ड से बाहर देखते कब दिमाग हाल से जुदा हो गया, उसे खबर तक न हुई। हाल से 12 साल कबल 15 मई 2002। मौसम सुहाना और खुशगवार था। ठंडी हवा के झोंके घने बादलों के गिर पहरा दे रहे थे। तमानतन डॉक्टर इस्माइल तो मानो जी उठा था। इस वक्त कितार में बने बंगलों में से खाकस्तरी रंग के दरवाजों वाले घर के आगे शोर और गहमा गहमी थी। कई गाड़ियां मेन रोड पर पार्क हुई थी और मेहमानों के बड़े लश्कर गेट के साथ खड़े थे। ये शाम का वक्त था जब असर सर निकालने को थी। औरतें, मर्द, बालिग, लड़के, लड़कियां और घर के अंदर बाहर दौड़ते बच्चे। पहले तासुर से ये अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो कोई शादी वाला घर था। घर के लाउंज में मेहमान लुबालुब भरे थे। 2 मंजिला बंगला फूलों और मिठाइयों की खुशबुओं से महक रहा था। गोल जीनों के इर्द गिर्द सुनहरी दमकती फेरी लाइट्स थीं। साथ ही रीलिंग पर यास्मीन के फूलों की लड़ियां बंधी हुई थीं।
जूते, चप्पलों की खटर-पटर, सीढ़ियों से ऊपर नीचे जाता सामान, मेहमान औरतों के कप्पे और ड्रेसिंग टेबल के आगे लदी कम उम्र लड़कियों की जोड़ियां जो कभी स्याह पाउडर आंखों पर लगाती तो कभी हिजाब में कोट सेफ्टी पिन का इजाफा करती। वो अपने कमरे से निकला ही था कि एक मेहमान बच्चा उससे टकराते हुए बचा। राबे ने तवाजुन संभाला और उसे झिड़कने के लिए मुंह खोला ही था कि वह बराबर से कट कर ऊपर भाग गया। वह सर झटक कर सांस लेते घर के बरामदे की तरफ बढ़ा। 21 साल राबे का चेहरा जवानी की गुलाबी रंगत से पुरनूर था। उसके भूरे बाल हाल के मुकाबले में जरा बड़े थे, लेकिन उनकी डिटाई एक सी थी। ये वो वक्त था जब राबे ने जिंदगी में पहली बार जिम शुरू किया था, तो उसका जिस्म काफी तब्दीलियों से गुजर रहा था, लेकिन कामत हमेशा की तरह चौड़ी और मजबूत थी। उसने दूध के सफेद रंग का बाजू कुर्ता पहना था, साथ हमरंग शलवार, पंजांग रिवायती मालाई लिबास का निचला हिस्सा और कमर के गिर्द गहरे नीले रंग का समपैन रिवायती मालाई कपड़ा जो रस्मी तकरीबात में मर्द अपनी कमर के गिर्द पहनते हैं। रुबाब के निकाह के लिए यही उसका लिबास था। बरामदे तक जाते हुए नए आने वाले मेहमानों से मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाता जा रहा था। कभी किसी को तशरीफ रखने का कहता तो कभी मुलाजिम को ठंडा पूछने का हुक्म जारी करता। बेचैन कदमों से वो दरवाजों के आगे चक्कर काट रहा था। उसे गाड़ी वाले का इंतजार था। असर की नमाज के बाद मुर्तजा के के पास वाले मदरसे में उसका और रुबाब का निकाह पढ़ाया जाने वाला था और दोनों घरानों को वहीं पहुंचना था। भीड़ से निकलकर उस आवाज तक आई एक आवाज़ उस तक आई। उसने सर घुमाकर देखा तो वो 11-12 बरस की लड़की उसकी दूर की फुप्पो की बेटी थी। आंखों पर सिल्वर शेड और खौफनाक लाल लिपस्टिक। टीनएजर्स कभी नहीं सुधरते। क्या हुआ? वो मर्दों से हटकर उसकी तरफ आया। रुबाब काक और मानी आपको बुला रही हैं। वो हाँफते हाँफते बोली और वापस अपनी सहेलियों के जमे कफीर में गायब हो गई। राबे ने एक निगाह खाली मेन रोड पर दौड़ाई। ये कमबख्त ड्राइवर उसे बहन के ससुरालियों के आगे मुंह नाक रगड़वाएगा। सर झटक कर वो ऊपर की तरफ सीढ़ियां चढ़ने लगा। रुबाब के कमरे का दरवाजा बंद था। उसने एक सांस अंदर उतारी और बंद अंगुष्ठ से लकड़ी खटखटाई। 2 पल खामोशी रही और फिर किसी ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला। कमरे में रखे मिनट रंगे मैट्रेस से लेकर वेंटी मिनट तक रश ही रश था। एक तो पता नहीं उसकी कौन कौन सी दोस्तें उठकर आ गई थी। राबे को सख्त चिढ़ हुई थी। उसकी खाला की बेटी जनी रुबाब पर झुकी उसका हिजाब पिनअप कर रही थी, जिसका रुख शीशे की तरफ था। एक दोस्त उसके माथे पर लगा टीका दुरुस्त कर रही थी और एक मेहंदी लगे हाथ में चूड़ियां आगे पीछे कर रही थी। साथ ही अम्मा खड़ी थी जो नरम शफकत से चमकती आंखों से अपनी बेटी का दुल्हन बना रूप सराह रही थी। उन्हें तो अपनी ही नजरों से खौफ आ रहा था कि कहीं आप ही बेटी को नजर न लगा दें, इसलिए मुसलसल दरूद शरीफ का विर्द किए जा रही थी। राबे ने गला साफ किया तो लड़कियों को थोड़ा लिहाज याद आया। इसके लिए जगह देते वो लोग यहाँ वहाँ हुई। अम्मा ने चेहरा मोड़ा और उनकी आंखें उसे देखती जी उठी। वो नरमी से मुस्कुराई और उसे ऊपर से नीचे तक जांचा। रुबाब ने सुरमे से रंगी गोल और सब्ज आंखें ऊपर उठाई तो आईने में उनकी निगाहें मिली। वो शर्मगी सा मुस्कुरा दी, साथ ही उसके चमकते दांत वाज़ेह हुए। बिलाशुबा वो उस कहानी की सबसे खूबसूरत लड़की थी। डस्टी पिंक गाउन में उसका वजूद सरतपा किसी ख्वाब का तासुब देता था। प्लम रंगा हिजाब उसके चेहरे की गिरना फासत और वकार से लपेटा गया था। घनी पलकें, न्यूड लिपस्टिक वाले फूले हुए होंठ और गालों पर फैली नेचुरल सुर्खी। राबे उसे बहुत मान से देखता रहा। उसकी बड़ी बहन जिंदगी के हर दर्जे पर उसे आगे बुलंद और सही रही थी। हर खड़ी और पहलू में वो दोनों एक दूसरे का वाहिद सपोर्ट थे। उनके दरमियान उम्र में काफी इनहराफ था, लेकिन वो हमेशा ऐसे किसी दूसरे को समझ लेते थे कि मालूम ही न चलता था। लड़ाइयाँ भी हमेशा बिला झिझक होती थी और बनकर सुलझ भी जाया करती थी। राबे अम्मा को पटाने में शेर था तो रुबाब बाप की लाडली। राबे उसे खुद से ज्यादा ज़हीन तसव्वुर करता था। रुबाब की जनरल नॉलेज, इनसाइडर इंफॉर्मेशन और खुद एतमादी उसने हमेशा अपने लिए चाही थी, लेकिन कभी उसके लिए इससे हसद नहीं की थी। वो तो चाहकर भी उसके बारे में कुछ मनफी नहीं सोच सकता था। रुबाब उसकी माँ की जगह थी और उसे एक हस्ती के लिए उसके दिल में अगर कुछ था तो वो था बेपनाह एहतराम और लाजवाल मोहब्बत। अच्छा 5 मिनट दो, उसने अपने आसपास खड़ी लड़कियों को मुखातिब किया। आगे लगा लेना, मुझे अभी अभी से बात करनी है। राबे देखता रहा और चंद सानियों में कमरे में सिर्फ 3 वजूद थे। रुबाब ने गोल घूमने वाली चेयर उसकी जानिब करना चाही, लेकिन बाल गाउन इतना वजनी था कि हिल ना सकी। राबे ने मुस्कुराकर एक हाथ से उसकी कुर्सी अपनी तरफ मोड़ी। वो हंसी। हेलो हेलो डियर। वो गाल पर आधा चांद लिए मुस्कुराया, फिर चेहरा बराबर खड़ी अम्मा की जाने मोड़ा। अम्मा नजर उतारी। 2 बार उन्होंने नम आंखों से आंखें पल्लू से साफ की। ऐसा रंग खिला इसका। उन्होंने उसकी ठोड़ी छूकर बोसा लिया। रबाब मुस्कुराती रही। यार अम्मा इतना वीआईपी ट्रीटमेंट दे रही हैं अभी, कसम से तुम भी ना नंबर लगा लो अपना, बड़ा मजा आ रहा है। वो छेड़ कर बोली। वह हंस दिया। अब यही सोच रहा हूँ मैं। वो मुस्कुराते हुए उसके माथे पर लगा टीका सुधारने लगा। देखी कोई मेरे लायक। अम्मा ने उसका बाजू ठोका तो वो कराह कर रह गया। रुबाब खिलखिलाती चली गई और चंद लम्हात बाद थोड़ा संभल कर उसे देखने लगी। आंखें नर्म और पुरुमीद थीं। अम्मा के कोई मेहमान आंटी रिश्तेदार से मिलाने ले जा चुकी थी। प्यारे लग रहे हो। रुबाब ने उसके शैम्पेन से सलवटें मिटाते हुए कहा। देखा कितनी अच्छी पसंद है मेरी, ठीक।
آپ مجھ سے بات کر سکتی ہیں، اس نے نرمی سے پیشکش کی۔ رباب ٹھٹک کر رکی، سبز آنکھیں حیرت اور تعجب سے وہاں ہوئیں۔ کر تو رہی ہوں بات، اس نے فوراً تاثرات چھپانے چاہے۔ رابعہ نے سر ترچھا کیا۔ رباب نے ہار مان کر شرمندگی سے اداکاری ترک کی۔ دبئی بہت دور ہے ابھی۔ اس کی آنکھیں موٹے آنسوؤں سے بھر آئیں، نچلی پٹی سرخ ہوئی۔ رابعہ خاموش ہمدردی سے اسے سنتا گیا۔ رباب کا بولنا کسی بھی تسلی سے زیادہ اہم تھا۔ اس نے مہندی سے گاڑی سرخ رنگی انگلیوں سے آنکھ کا کنارہ صاف کیا، مگر وہ پھر بھر گیا۔ مجھے پتا ہوتا مرتضیٰ کا ٹرانسفر ہو جائے گا تو… اس کی آواز کانپ اٹھی۔ مجھے… رابعہ آگے جھکا، ہیزل آنکھیں پرسکون تھی۔ تو کیا؟ رباب نے شکست سے سر نیچے کر لیا، سیاہ سرما پانی بن رہا تھا۔ رابعہ نے نرمی سے اس کی ٹھوڑی اوپر اٹھائی۔ تو کیا آپا؟ کیا آپ انہیں چھوڑ دیتی؟ کیا آپ ان سے شادی نہ کرتی؟ وہ اعتماد سے پوچھ رہا تھا، سوال کسی بھی وار یا تنقید سے خالی تھا۔ رباب کا چہرہ گرم ہوا، اس نے ندامت سے زبان ہونٹوں پر پھیری۔ آپا جواب دیں، آپ نے تو کہا تھا آپ کو محبت ہوئی ہے۔ کیا آپ کو محبت اس شخص سے نہیں بلکہ اس کی موجودگی سے ہوئی تھی؟ وہ خاموش آواز میں پوچھ رہا تھا۔ کیا مرتضیٰ عباس صرف تب تک آپ کی چاہت اور خیال کا حقدار ہے جب تک وہ پاس ہے؟ کیا آپ اس کی محبت کے لیے فاصلہ قبول نہیں کر سکتی؟ گرم آنسو اس کی گال سے نیچے پھسلے، اس نے ہتھیلی سے انہیں رگڑنا چاہا مگر میک اپ خراب ہونے کے ڈر سے ہلی نہیں۔ اگر آپ کا جواب ہاں ہے، اگر آپ نے واقعی مرتضیٰ عباس سے نہیں بلکہ اپنے تصور سے محبت کی تھی، اس تصور سے کہ وہ آپ کی موجودہ زندگی کا اسی طرح حصہ بنے گا جس کا آپ نے گمان کیا تھا، تو مجھے بتائیں آپا، میں یہ نکاح یہیں روک دوں گا۔ وہ لرز اٹھی۔ نہیں۔ کیا نہیں؟ میں اسے نہیں چھوڑ سکتی۔ رباب نے اس بے بسی اور شکست سے الفاظ منمنائے کہ دو پل وہ بھی ساکت رہ گیا۔ وہ ہتھیلیوں کا پیالہ بنائے بنا آواز سسکیوں سے رو رہی تھی۔ کیا مطلب؟ وہ آپ کو مجبور کر رہا ہے؟ رابعہ کو لگا اس کا جسم شعلہ شعلہ ہو گیا۔ اس کے ہاتھ مرتضیٰ عباس کے ایک ایک دانت پلاس سے نکالنے کو پھڑپڑائے۔ خبیث مرد! ہاں۔ رباب نے سر اوپر اٹھایا، گیلا چہرہ۔ مجھے مجبور کر رہا ہے میرا دل رابعہ۔ وہ دنگ کھڑا رہ گیا۔ اب یہ کیا ہوتا ہے؟ مجھے مرتضیٰ کے بغیر کچھ اچھا نہیں لگتا۔ مجھے اسے دوری قبول ہے، اس کا جانا نہیں۔ میں نے نہیں سوچا تھا وہ مجھے اتنا پسند آ جائے گا، مگر رابعہ… وہ سادگی سے مسکرائی۔ اس نے مجھے اتنا دے دیا کہ میرے پاس میرا کم، اس کا زیادہ ہے۔ میں ہر چھوٹی چیز پر اس کا سوچتی ہوں۔ کیا اسے میرا یہ کرنا پسند آئے گا؟ وہ کیا کہے گا جب میں اسے یہ بتاؤں گی؟ اسے کیا چیز ہنسائے گی؟ کون سی چیز وہ سینے میں چھپا کر رکھتا ہے؟ اس نے ٹیشو سے اپنی ناک گھسی۔ وہ میرے لیے ضرورت سے زیادہ اہم ہو گیا۔ عجیب، آئی ہیٹ ہم۔ رابعہ کھلا منہ لیے اسے دیکھتا رہا۔ تو وہ آپ کو مجبور نہیں کر رہا؟ رباب نم آنکھوں سے ہنسی۔ وہ مر جائے گا کسی کو مجبور کرنے سے پہلے، اتنا سا تو دل ہے اس کا۔ رابعہ بھی تھوڑا سا مسکرایا۔ تو آپ کیا چاہتی ہیں مسز عباس؟ رباب کے گال سرخ ہوئے چلے۔ یہ فاصلہ بہت زیادہ ہے، تو وہی میرے لیے انجان ہے۔ وہ اس کے ہاتھ سے کھیلتے ہوئے افسردگی سے بولی۔ مرتضیٰ کے لیے بھی تو ہے۔ اس نے انگوٹھی کی پشت سے اس کا ہاتھ سہلایا۔ اور آپ نے کہا کہ آپ کو اس مرد سے محبت ہے، جائے وقوع اوقات سے نہیں۔ کہ آپ اس پر بھروسہ کرتی ہیں؟ رباب نے بڑی بڑی آنکھیں جھپکی۔ بھروسہ ہے کہ وہ ایک اچھا پارٹنر ثابت ہوگا۔ یس، بھروسہ کرو۔ بھروسہ ہے کہ وہ فریج میں رکھی میری ٹویکس نہیں کھائے گا۔ نو۔ رابعہ ہنس دیا اور جھک کر اس کے سر پر بوسہ دیا۔ آپ پوری طرح گر چکی ہیں آپا۔ ایو۔ جج مت کرو۔ رباب نے حجاب سنبھالا۔ تمہیں بھی ہوگی ایک دن محبت، پھر میں پکڑوں گی بچوں، تم بھی سارا ایو اور یک والی حرکتیں کیا کرو گے۔ وہ شان سے مسکرایا۔ میں ایک نہایت باوقار مرد ہوں، ایسے چھچوری حرکتیں زیب نہیں دیتی مجھے۔ رباب نے آنکھیں گھمائی اور باہیں کھول کر اسے دعوت دی۔ وہ مسکرا کر اسے لپٹ گیا۔ رباب نے اس کے بال سہلائے۔ تم اندھیری رات میں روشنی ہو۔ رابعہ نے آنکھیں موندے اس کی پیٹھ تھپ تھپائی۔ اور آپ سحری میں بجتا ڈھول۔ رباب نے جھپٹ کر اس کا کان کھینچا، ساتھ ہی تمام مہیلاؤں کو اندر آنے کی اجازت دے دی۔ وہ بگڑے توازن سے جھکا، کان آزاد کرنے کی جست میں کراہ رہا تھا۔ ساری عورتیں دبی مسکراہٹوں اور سرگوشیوں میں اسے دیکھ دیکھ کر لطف اندوز ہو رہی تھیں۔ رابعہ کا چہرہ لال دہک اٹھا۔ اللہ آپا! وہ سرگوشی میں غرایا۔ میں 21 کا ہوں۔ رباب نے ابھی تک کان جکڑ رکھا تھا۔ اس کے دوست اس کے ناک پر لمبے برش سے سرخی لگا رہی تھی۔ رابعہ کو دیکھ کر وہ شگفتگی سے مسکرائی۔ سوری بولو۔ وہ آنکھیں بند کیے بولی۔ آپا سب دیکھ رہے ہیں۔ وہ تمتماہٹ سے گلابی رنگ ہو گیا تھا۔ جلدی سوری بولو ورنہ سب سنیں گے بھی۔ سارے راز کھول کر جاؤں تمہارے دبئی؟ یہ نہیں، وہ ڈارک پنک والی۔ اس نے لڑکی کو اپنی سینڈل کی طرف اشارہ کیا۔ اوکے، معذرت، معافی، سوری، متاسف، پارڈن۔ رباب نے مطمئن ہو کر آزاد کیا، پھر ہاتھ جھاڑے اور وہ لمحہ اوپر لگائے بغیر وہاں سے رفو چکر ہو گیا۔ سرخ ہوا کان سہلاتے اس نے زینے اتارے اور تبھی دیکھا گاڑی والا کھڑا اس کی چچا سے گلے مل رہا تھا۔ رابعہ کو لگا اس کا میٹر پھٹ جائے گا۔ ارے رابعہ بھائی! وہ اچانک ہی اس کی جانب مڑا اور اونڈے کی دو چھوٹی گیندیں اس کے منہ میں ٹھوس دی۔
اوندے ایک مالائی مٹھائی ہے جسے اکثر شادی کی تقریبات میں شامل کیا جاتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی گیندوں کی صورت ہوتی ہے جنہیں چاول کے آٹے اور کھجور کے سیرپ سے بنایا جاتا ہے۔ آخر میں انہیں تازہ کٹے ہوئے ناریل میں رول کیا جاتا ہے۔ تہنیہ ابانگ، وہ پرجوش سے اسے مبارکباد دے رہا تھا۔ رابع سب سمجھتا تھا یہ اس کے عطاب کو ٹالنے کے ٹوٹکے تھے۔ وہ پھولے گال لیے مٹھائی چباتا رہا۔ آنکھیں ڈرائیور کو گھور رہی تھی جو پورے 15 منٹ اوپر آیا تھا۔ چلو اب اپنے باپ کی طرح نہ شروع ہو۔ چچا نے اس کا بازو تھپکا۔ رابع موڈ صحیح کرتا اس کے ساتھ باہر آیا اور کزنوں اور ملازمین کو تحائف اور پھول گاڑی میں رکھنے کو کہا۔ عصر کی ہوا ٹھنڈی تھی، کیاریاں بھی فیری لائٹ سے چمک رہی تھی۔ صرف شام ڈھلنے کی دیر تھی اور پھر ہر سو سنہرا نور ہوگا۔ وہ اب ڈرائیور کو بہت مگن ہو کر مدرسے کا راستہ سمجھا رہا تھا جو چہرے پر تفتیش لیے سب سن رہا تھا۔ عادتاً رابع کے ہاتھ ہوا میں چل رہے تھے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ وہ گفتگو کی گور میں اتنا غرقاب ہوا تھا کہ تارکول کی سڑک پر قدم قدم چل کر آتا وجود اسے دکھائی ہی نہیں دیا۔ سنے، ہچکچاہٹ سے لیس پکار پر اس نے چہرہ موڑا۔ سامنے 14-15 سال کی ایک لڑکی تھی، سر پر زیتونی سبز رنگ کا ریشمی حجاب تھا جسے پن سے ٹھہرایا گیا تھا، اور ہم رنگ باجو کرونگ جس پر سونے کے تاروں کا کام ہوا تھا۔ اس کی نازک کلائیوں میں سونے کی 4 چوڑیاں تھیں اور ہاتھ پھولوں کی بڑی سی ٹوکری اٹھائے ہوئے تھے۔ وہ رباب کاک، اس نے بمشکل کہا تھا۔ رابع اسے جانتا تھا کیونکہ وہ اسے چند دن گھر چھوڑ کر ہی رہتی تھی۔ اس کی رباب سے خوب بنتی تھی، حالانکہ ان کی عمروں میں کافی فرق تھا۔ البتہ اس نے کبھی اس بچی کو زیادہ توجہ نہیں دی تھی۔ اس نے نظریں جھکائیں، تحفہ تھامے لڑکی کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ وہ مسکراہٹ دبا گیا۔ اندر ہے، کیا لائیں گے؟ اس نے گفٹ ریپ پر چڑھے ڈبے کی جانب اشارہ کیا۔ مسکراہٹ آرام دہ تھی۔ وہ کبھی کبھی اسے مذاق مذاق میں تھوڑا تنگ بھی کر دیا کرتا تھا۔ تحفہ ہے ان کے لیے۔ زبیہ کی آنکھیں اوپر ہی نہیں اٹھتی تھی۔ میں مل لوں ان سے؟ اس کا دل اتنے زور سے دھڑک رہا تھا کہ ابھی منہ سے ابل آئے گا۔ اف، اس کا یہ ٹین ایج کرش اس کی جان لے لے گا۔ پلیز، وہ بآسانی ایک سائڈ پر ہو گیا تھا۔ ہونٹوں کی مسکراہٹ قائم رہی۔ وہ جانے کو مڑی ہی تھی کہ وہ اس کے راستے میں آ رکا۔ زبیہ کا دل اچھل کر کودا۔ پھر اس نے ہولے سے اس کے ہاتھوں سے پھولوں کی ٹوکری لی۔ موتی کی خوشبو ان دونوں کے درمیان کوئی تیسرا وجود بن گئی تھی۔ گفٹ ان کا ہے، پھول تو میں لے سکتا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر مسکرایا۔ زبیہ کے لب کھلے مگر زبان ایسی لوہا تھا جیسے بارش کے بعد زنگ آلود دروازے۔ گاڑی میں رکھنے ہیں نا؟ اس نے سادگی سے کندھے سے پیچھے اشارہ کیا۔ زبیہ اچانک سنبھلی۔ ہائے اللہ، وہ کیا کہہ رہا تھا وہ، اور وہ کیا سمجھ رہی تھی؟ جی جی، اس نے جلدی سے ٹوکری اس کے حوالے کی۔ رابع نے مسکرا کر تھینک یو کہا، پھر ملازم کا نام لے کر ایک زوردار آواز لگائی۔ زبیہ بیچا ٹھٹک گئی۔ اندر لے کر جاؤ انہیں، آپا بیڈ روم میں ہے۔ وہ زبیہ سے کہتے پلٹا کہ اچانک دونوں نفوس کو ایک جھٹکا محسوس ہوا۔ زبیہ کے حجاب کا سر سرا اس کی گھڑی میں اٹکا تھا۔ خیال سے اس کے گلابی گال ٹمٹما اٹھے تھے اور وہ ہڑبڑاہٹ میں نزدیک آئی۔ رابع بنا حرکت کھڑا تھا، ٹھوڑی جھکی تھی اور گہری ہیزل آنکھیں اس پر تھیں۔ وہ تو زبزب میں اپنا حجاب ٹھیک جھٹک رہی تھی، لیکن اس کی گھڑی کا پٹا چھونے کی دلیری اس میں نہ تھی۔ رابع نے پرامنی سے اپنی پہلو میں گری کلائی ہوا میں کی اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے نہایت نرمی سے اس کا پلو آزاد کیا۔ پھر وہ 2 قدم پیچھے ہوا اور اسے دیکھے بغیر مڑ کر باہر نکل گیا۔ زبیہ نے فرش کی طرف ٹھوڑی کی، اپنی سانس بحال کی۔ باہر کھلی فضا میں قدم رکھتے رابع کو اپنے تپتے گالوں سے لالی بھاپ بنتی محسوس ہوئی۔ اس نے مٹھی بنا کر ہوا باہر چھوڑی۔ وہاں کھڑے کھڑے اس نے خود سے اپنے اصول دہرائے، وہ اصول جن کی یاد دہانی کی ضرورت اسے اس روز سے قبل کبھی پیش نہیں آئی تھی۔ کچھ ہوا تھا لیکن وہ غور نہیں کرے گا۔ کچھ ہوا تھا لیکن وہ ضبط نہیں کھوئے گا۔ کچھ ہوا تھا لیکن وہ اقرار نہیں کرے گا۔ اور ان سب آدھے ادھورے عارضی وچنوں پر اس کی روح دہلانے کے لیے ایک انکشاف ہی کافی تھا۔ کچھ ہو چکا تھا، وہ اب کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ جی تو آج کے لیے اتنا ہی، پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ چیپٹر کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔